Hello guys, welcome to Smart Learning with Divya Sharma. This is Divya Sharma. Guys, मैं आपको idioms and phrases का एक सेशन प्रोवाइड करा रही हूँ इस टाइम पे। मैंने जिस तरीके से याद किए थे idioms and phrases, मैं वो तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि मैं मानती हूँ एक ईजीएस्ट वे था idioms and phrases लर्न करने का। मैंने क्या किया था कि सेम मीनिंग्स वाले idioms एक जगह इकट्ठे करके लिख लिए, फिर उनको कुछ कुछ स्टोरीज से को रिलेट करके और उनको लर्न किया। तो मैंने सिर्फ 2-3 बार बस रीड किया और वो मुझे याद हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो तरीका आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को एक बार पढ़ाऊँ उस तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके guys, this session will be on idiom and phrases, so let's begin the session. Okay, तो गाइस, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि हम लोग इडियम्स इस तरीके से पढ़ेंगे कि सेम मीनिंग्स वाले इडियम्स हम एक क्लास में किया करेंगे, राइट? So in this session, we will study those idioms which have the meaning difficult situation, or we can say in Hindi संकटपूर्ण परिस्थिति या मुश्किल परिस्थिति। Okay, so the first idiom is back to the wall, जिसका मीनिंग है मुश्किल परिस्थिति या हम कह सकते हैं कि in difficult situation. Example is when armed forces entered the building, the militants had their backs to the wall. Okay, मैंने यहाँ इमेज लगाई है फ्रेंड्स। सो हम लोग इसमें एक स्टोरी कोरिलेट कर सकते हैं इस इडियम के साथ। तो जैसे कि दीवार होती है, वॉल, वो बहुत रिजिड होती है, राइट? अगर हम उस पे कोई भी चीज मारते हैं या फिर कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो उससे हमें ही चोट लगेगी। दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ना है। सो हम ही मुश्किल परिस्थिति में आएंगे, हमारा ही नुकसान होगा। तो हम लोग ये स्टोरी इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, सो द सेकेंड वन इज कैच 22। इसका मीनिंग है मुश्किल परिस्थिति में विकल्पों पर अमल करना। सो द एग्जाम्पल इज रिया इज कॉट इन अ कैच 22 सिचुएशन, अनेबल टू चूज विच वे टू गो। मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है। दिस पर्सन इज रिया एंड शी इज कंफ्यूज्ड कि कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सा वे चूज करना है। ओके, सो इस स्टोरी से आप इसको याद कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कम टू द ग्रीफ। गाइस, वैसे ग्रीफ का मीनिंग होता है सैड या फिर कह सकते हैं ग्रेट सैडनेस। ओके, तो जब हम इसको एज एन इडियम लर्न करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मुश्किल में पड़ जाना। ग्रेट सैडनेस कब आती है? जब कोई मुश्किल में होता है तब वो सैड होता है, राइट? सो इसका प्रॉपरली यही मीनिंग होता है, मुश्किल में पड़ जाना। So the example is, he was driving a Mercedes racer at 100 mph and almost came to grief. मैंने यहाँ इमेज लगाई है। जैसे रेसर्स कार्स वगैरह होती हैं या बाइक्स कह लें, तो वो अगर स्पीड में चलती हैं, लाइक बाइक रेसिंग वगैरह या कार रेसिंग होती हैं, तो वो बहुत स्पीड में चलती हैं, वो एक दूसरे से क्रैश होती हैं या फिर पलट जाती हैं, तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, राइट? तो हम इस स्टोरी को इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। So come to the next idiom, in hot water और get into the hot water। ये दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, आपको ये किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है एग्जाम में। तो इनका भी मीनिंग यही होता है, मुश्किल परिस्थिति में। एंड द एग्जाम्पल इज यू विल बी इन हॉट वाटर इफ यू कंटिन्यू टू बी लेट फॉर वर्क। तो मैंने यहाँ इमेज लगाई है। अगर आप किसी कार्य को बहुत देरी से करते हैं, है ना, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। ठीक है, लाइक हम एग्जाम्स का अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम एसएससी का मान लो पेपर है, 60 मिनट्स का पेपर होता है, अगर हम धीरे धीरे करेंगे या लेट करेंगे तो इसमें हम लोग का ही लॉस होगा, राइट? तो हम ही मुश्किल परिस्थिति में आएंगे, हमारा ही पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज इन डच। डच का तो वैसे जो हॉलैंड निवासी कह सकते हैं, उनको कहते हैं, पर इस इडियम का मीनिंग होता है मुश्किल परिस्थिति में। सो द एग्जाम्पल इज इफ आई डोंट फिनिश माई वर्क आई विल रियली बी इन डच। ओके, तो इसका भी मतलब ये सेम ऊपर वाले की तरह ही मीनिंग है, उसको भी हम ऊपर वाले की तरह ही कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई अपना
टाइम पे नहीं करते हैं या खत्म नहीं करते हैं तो हम ही परेशानी में आएंगे। हम अगर अपना एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम ही परेशानी में आएंगे, किसी और का लॉस नहीं होना है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इन डायर स्ट्रेट्स। गाइस, स्ट्रेट आप जानते होंगे, जल डमरू मध्य, लाइक जैसे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में वो पाक जल संधि है, ऐसे ही स्ट्रेट का मीनिंग यही है यहाँ पर। ओके, एंड डायर का मीनिंग होता है वेरी बैड और टेरिबल। तो इनको कंबाइन करके अगर एक इडियम की तरह यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है मुश्किल परिस्थिति में। So the example is these kids are in dire straits and the schools are doing nothing to help them. गाइस, मैंने यहाँ इमेज लगाई है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है। तो स्कूल्स वगैरह ऑलमोस्ट उनको 1 साल से तो ज्यादा हो ही गया है क्लोज्ड हुए। अब किड्स फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, राइट? और स्कूल्स भी अब कुछ भी नहीं कर सकते उनको हेल्प करने के लिए। हम्म और किड्स की स्टडी भी ऑनलाइन चल रही है, जिसका कुछ पता ही नहीं है कि बच्चा उससे सच में कुछ गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब छोटा स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट का तो ये रहता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ कुछ भी चीज गेन करता है, उसको उसके सर पे जिम्मेदारियां रहती है। पर छोटा स्टूडेंट का यही रहता है, उसकी कोई हेल्प स्कूल नहीं कर रहा है। ओके, इसको हम इस स्टोरी को इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट वन इज इन डीप वाटर। इसका भी यही मीनिंग है, मुश्किल परिस्थिति में। ठीक, एग्जाम्पल इज ही लैंडेड इन डीप वाटर व्हेन ही बिगेन द अफेयर। मैंने यहाँ एक एज एन एग्जाम्पल एक इमेज लगाई है। अब आप इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। मान लो कोई बहुत गहरा समुद्र है, अगर आप जितना गहरा जाएंगे उतना ही आप कम निकलने में सक्षम होंगे, राइट? तो इस इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, अगर आप अफेयर में जाएंगे, अफेयर अगर आपका होता है तो आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई से भी दूर हो जाएंगे। आपका दिमाग दो जगह पड़ जाएगा, पढ़ाई में भी एंड द सेकंड थिंग में भी। ठीक, तो हम उसका एज एन एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज इन टाइट कॉर्नर। अगेन द मीनिंग इज मुश्किल परिस्थिति में। एग्जाम्पल इज द मार्क ऑफ अ मैन इज हाउ ही बिहेव्स व्हेन ही इज इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक, यहाँ मैंने इमेज लगाई है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का तभी पता चलता है जब वो मुश्किल परिस्थिति में कैसे बिहेव करता है, उसको देख के पता पड़ता है, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज इन अ फिक्स। इसका भी यही मीनिंग होता है, मुश्किल परिस्थिति में। सो द एग्जाम्पल इज आई वॉज रियली इन अ फिक्स व्हेन आई मिस्ड द प्लेन। मैंने यहाँ इमेज लगाई है एरोप्लेन की। तो अगर आपका प्लेन मिक्स हो गया तो आप एक प्रॉब्लम में ही आ जाते हैं। एक तो आपका जो शेड्यूल होगा वो बिगड़ जाएगा, और जो पैसे लगे थे वो भी बर्बाद। तो आप मुश्किल परिस्थिति में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो द नेक्स्ट वन इज इन द एग। इसका भी सेम मीनिंग है, मुश्किल परिस्थिति में। एग्जाम्पल इज शी लॉस्ट हर जॉब, नाउ दे आर इन द एग। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसकी जॉब छूट गई है, अब वो मुश्किल परिस्थिति में है, उसकी पूरी फैमिली, क्योंकि वो कमाती थी तो उससे उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ ले सकते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज इन द सूप और गेट इनटू द सूप। ये किसी भी फॉर्म में आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक, सो इसका मतलब है मुश्किल परिस्थिति में। एग्जाम्पल है आई हैव लॉस्ट द मनी, आई एम इन द सूप। ठीक, जैसे ये बंदा बैठा हुआ है, इसकी सारी मनी, सारा पैसा खत्म हो गया या जो भी है, इसने जुए में उड़ा दिया, जिस जो भी इसकी परिस्थिति रही है। अब ये मुश्किल परिस्थिति में है, इसका पूरा पैसा जाने के बाद, तो ये बैठा है कंगाल। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज इन अ आई ऑफ स्टॉर्म। इसका भी यही मीनिंग होता है, मुश्किल परिस्थिति में। एग्जाम्पल इज मिनिस्टर्स इन द आई ऑफ स्टॉर्म फेस्ड अ लोनलियर इवनिंग। मान लो कोई मिनिस्टर्स हैं, ठीक, अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। हम्म तो वो अभी उनके लिए तो मुश्किल परिस्थिति है कि अब पता नहीं वो आगे आएंगे या नहीं आएंगे। हम्म तो उनकी वो इवनिंग, वो टेंशन में है अभी, तो वो उनकी इवनिंग एकदम अकेले बीती है। उस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को यहाँ ले सकते हैं।
ठीक, जैसे ये बंदा खड़ा है, ये अभी अकेला है, बिल्कुल मुश्किल परिस्थिति में है। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज होप अगेंस्ट होप। इसका मीनिंग होता है निराशजनक परिस्थिति में। हम इसको बहुत क्लोज मान सकते हैं मुश्किल परिस्थिति के। ओके, सो एग्जाम्पल इज दे वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट ही वुड फाइंड अ वे आउट। ठीक, यहाँ मैंने इमेज लगाई है। हम लोग छोटे में मारियो गेम या कोई और गेम खेलते थे, वो अपना चलते जाता था, उसको कोई होप ही नहीं रहती थी कि वो रास्ता उसको मिल जाएगा। ठीक, तो वो बिना एकदम निराशजनक स्थिति में रहता था, मतलब कि उसकी सोच ये थी कि नहीं मिलेगा कभी, मतलब कह सकते हैं हम होप था, होप के अगेंस्ट, मतलब कुछ भी ना सोचना, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज लेम डक। गाइस, ये प्रीवियसली पहले इलेक्शंस के लिए यूज किया जाता था, पर नाउ डेज ये एनिमल्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। वैसे लेम का मीनिंग होता है नॉट इजीली बिलीव्ड, मतलब किसी पे इजीली विश्वास नहीं कर पाना। कोई भी बंदा है जिसपे इजीली विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक, या फिर किसी कमजोर व्यक्ति के लिए यूज कर लिया जाता है। ये यूजुअली ये एनिमल्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल है, नॉट दैट लॉन्ग अगो द बैंक वॉज रिगार्डेड एज अ लेम डक। तो नॉट दैट लॉन्ग अगो ये फ्रेज है, इसका जनरली मीनिंग होता है रिसेंटली, या फिर कह सकते हैं अभी कुछ समय पहले एक बैंक को संकट में, मतलब कि पाया गया है, मतलब कि जैसे पर्टिकुलर उसके बहुत सारे लॉसेस होते जा रहे हैं बैंक के, तो रिसेंटली उसको संकट में माना गया है। ठीक है, कहा गया है। यहाँ मैंने एक ग्राफ बना दिया है, जैसे कि बैंक के बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं तो वो ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, उस तरीके से। ठीक, तो द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द वुड्स। इसका भी मीनिंग होता है मुश्किल या समस्या से बाहर। ये इनसे थोड़ा सा अलग है, मतलब कि पहले वालों का था कि मुश्किल में, अब ये वाला हुआ मुश्किल से बाहर। ठीक, so example is we are not out of the woods but we have been thrown a lifeline। इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वुड्स क्या रहता है, कड़क रहता है, सख्त रहता है। ठीक, तो सख्त स्थिति से बाहर जाना, आउट ऑफ द वुड्स, इसको इस तरीके से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसमें मैंने ये लिया है कि ये जैसे घुमावदार है, एक जैसे कि अपन जंतर मंतर कह लें, उसमें होप नहीं है, पर फिर भी टेढ़े मेढ़े घूम घाम के वो निकल ही जाते हैं, तो वो मुश्किल से बाहर होना, वो इसका मीनिंग है। सो द नेक्स्ट वन इज सेल इन द सेम बोट। सेल का मीनिंग होता है टू बिगिन अ जर्नी ऑन वाटर। ठीक, तो इसका मीनिंग हुआ एक ही मुश्किल या परिस्थिति में होना। एग्जाम्पल इज आई नो दिस इज डिफिकल्ट वर्क बट वी आर ऑल इन द सेम बोट हियर, सो विल हैव टू डू दिस टुगेदर। कोई व्यक्ति बोल रहा है किसी बंदे से कि मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन काम है, पर हम लोग सेम बोट पे हैं, सो हमें ये दो सभी को इकट्ठे करना है। जैसे कि मैंने एक यहाँ नाव ले ली है, ये डूबने वाली है, पर कोई बंदा दूसरे बंदे को ऐसे कह रहा है कि आई नो कि इस पे से बच पाना बहुत मुश्किल चीज है, पर हम लोग सेम बोट पे हैं, हमको ये सब इकट्ठे करना है, इकट्ठे बचना है हम सभी को। ठीक, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज रस्टी निडल। इसका मीनिंग होता है खराब स्थिति में परंतु अभी भी काम कर पाने की स्थिति में। सो इसका एग्जाम्पल है व्यू रेसिपीज ऑन यूट्यूब अ रस्टी निडल। ठीक, हम यूट्यूब पे बैक टू बैक हम देख सकते हैं बहुत सारी रेसिपीज, पर एक ये जनरली इंसान इंसान के लिए बहुत हेक्टिक चीज होगी अगर उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं यूट्यूब पे हम बैक टू बैक देख रहे हैं तो वो खराब स्थिति में है अब, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, पर फिर भी वो दिखाता है सारी चीजें जो भी आप उस पे डालते हैं सर्च पे, तो वो चीजें आपको दिखाता है। ठीक, तो हम उस एग्जाम्पल को यहाँ यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। ये मैंने रेसिपीज की कुछ इमेजेस इसमें डाल दी है, इससे आपको ये काफी लंबे समय तक माइंड में रहेगी। आप इन सभी इडियम्स को एक बार अभी तो आप नॉर्मली आप मेरे साथ रीड कर लीजिए, फिर एक बार वीडियो देख के इनको लिख लीजिएगा, सो दैट आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से परमानेंटली घुस जाएगा आपको, और ये इमेजेस हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म तक याद रखने में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। So the next one is take it in one's stride. ठीक, स्ट्राइड का मीनिंग होता है लंबे स्टेप्स रखना, या फिर कह सकते हैं कि भागना या चलना लंबे लंबे स्टेप्स के साथ। ठीक, तो इसका मीनिंग है किसी मुश्किल परिस्थिति को नियंत्रित करना। तो स्ट्राइड के मीनिंग से ये इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। So the example is to deal with in a calm way. I thought she would be upset, but she has taken in her stride. मतलब एक कोई लेडी है, उसे कोई बुरी खबर मिली है, ठीक है, सामने वाला बंदा जानता है कि वो अपसेट है, पर वो ट्राई कर रही है लंबे लंबे स्टेप्स रखने का, मतलब ट्राई कर रही है उस चीज से उभरने का, उस चीज को ओवरकम करने का। ठीक, उस न्यूज से जो भी उसे हर्ट हुआ है उस चीज से। तो ये एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं। वैसे तो ये क्लियरली स्ट्राइड से ही ये पूरा मीनिंग यहाँ दिख रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है द थिन एंड ऑफ द वेज। वेज का मीनिंग होता है कोई वी आकार का औजार या कुल्हाड़ी कह सकते हैं, या फिर एक वुडन पीस कह सकते हैं जिसका पॉइंट बहुत शार्प होता है। तो इसका मीनिंग भी यहीं से पूरा क्लियरली पता पड़ रहा है, किसी आने वाली मुश्किल परिस्थिति का शुरुआती दौर, मतलब कि उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत शार्प होती है। तो वी आकार की जो वेज है उसके हिसाब से ये मीनिंग बना है, उसका शुरुआती दौर है मुश्किल परिस्थिति का, मतलब शार्प है उसका और वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उससे ये कोरिलेट हो रहा है। So the example is identity cards for the students could be the thin end of the wedge. Soon everyone might have to carry identification. So स्टूडेंट्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड्स एक शुरुआती दौर है मुश्किल परिस्थिति में आने का, ठीक, उनकी पहचान बताने का, और जल्दी ही ये आइडेंटिफिकेशन सभी कैरी करेंगे, उन सभी को कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है और ये इसका एग्जाम्पल है। सो ये आइडेंटिटी कार्ड की मैंने इमेज लगा दी है, आप इससे इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट वन इज व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मीनिंग है एक असंभव परिस्थिति। तो इसको हम लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सुअर जो होते हैं उनको पिग्स कहते हैं, राइट, इन इंग्लिश। तो वो अगर उड़ने लगे तो क्या होगा, तो ये तो एक असंभव परिस्थिति है, वो कभी उड़ ही नहीं सकते। जब वो इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेके दौड़ते हैं तो उनका उड़ना तो कोई चांस ही नहीं है। सो इसको इससे अपन कोरिलेट कर सकते हैं एक असंभव परिस्थिति। So the example is, do you think our team will win the competition? तो बंदा रिप्लाई करता है yes, flying pig, मतलब कि एक असंभव परिस्थिति है। ठीक, ये मैंने इसकी इमेज डाल दी है टीम को लेकर, आप इससे इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। So these are some social media handles of my channel. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आगे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।